अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स बाय मलिक। आज हम डिफाइन करने वाले हैं चैप्टर नंबर सेकंड की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो आपको मालूम है जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी वो थी क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, यानी कि वो हमारा लास्ट टॉपिक था। अब हम डिफाइन करेंगे प्रॉब्लम सेकंड चैप्टर की। तो आपको मालूम है पहली जो प्रॉब्लम है, यानी कि पहली जो प्रॉब्लम है सेकंड चैप्टर की, वो तो सिर्फ और सिर्फ वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज़ को बताया गया है। कौन कौन सी वेक्टर क्वांटिटीज़ है, कौन सी स्केलर क्वांटिटीज़ है, वो सिंपल उसके बाद है। अब सेकंड जो प्रॉब्लम है उसे हमने जो है ग्राफिकली ड्रा करना है, यानी कि यहाँ पर हमें चार वेक्टर्स मिले हुए हैं, हमने उसे ग्राफिकली कंस्ट्रक्ट करना है, ज्वाइन करना है उन वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल की मदद से। तो सेकंड प्रॉब्लम से लेकर पांचवी प्रॉब्लम तक सिर्फ और सिर्फ जो वेक्टर्स हैं उनको हेड टू टेल रूल के मदद से हम ज्वाइन करेंगे और ग्राफ कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो पहले ही जो यानी कि जो सेकंड प्रॉब्लम हमें मिली हुई है, तो उसमें हमने रिजल्टेंट फाइंड करना है इन चार वेक्टर्स का। जब इन चारों को हम हेड टू टेल रूल की मदद से हम ज्वाइन कर देंगे, उनका रिजल्टेंट वेक्टर जो है उसकी मैग्नीट्यूड हमने फाइंड करनी है। उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है रिजल्टेंट वेक्टर की। तो उसके बाद आप सबसे पहले देखिए 10 किलोमीटर जो है वो रिप्रेजेंट करता है 1 इंच के साथ, यानी कि आप सबसे पहले पेन और कॉपी साथ उसके साथ फुट स्केल ले लें, यानी कि जिसकी मदद से आप ये ग्राफ ड्रा करेंगे। तो 10 किलोमीटर जो है वो 1 इंच को रिप्रेजेंट करता है। तो आपने फुट स्केल के मदद से इनको ड्रा करना है, उसी के मदद से आपको एग्जैक्ट रिजल्टेंट मिल सकता है। तो 20 किलोमीटर यानी कि 2 इंच, ये 2 इंच का हमने जो है एक वेक्टर ड्रा किया है, लेकिन उसकी जो मैग्नीट्यूड है असल में वो कितनी है 20 है, यानी कि एक जब इंच 10 किलोमीटर के बराबर है, 2 इंच कितने के 20 किलोमीटर के। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर 50 किलोमीटर जो है वो 5 इंच के बराबर है, यहाँ से यहाँ तक मैंने जो ड्रा किया। उसके बाद पहला वेक्टर हमने ड्रा किया है 20 किलोमीटर का 30 डिग्री पर, कहाँ पर, साउथ और ईस्ट के बीच में। ये ईस्ट ये साउथ, इसके बीच में जो है 30 डिग्री पर मैंने वेक्टर ड्रा किया यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 20 किलोमीटर का। तो आपको पता है 20 किलोमीटर कितना 2 इंच का होता है। उसके बाद है बी वेक्टर। बी वेक्टर को हमने यहाँ पर ड्रा किया है इससे यहाँ तक, यानी कि साउथ की तरफ, हेड टू टेल रूल की मदद से, यानी कि जो फर्स्ट वेक्टर है उसके हेड के साथ सेकंड वेक्टर की टेल ज्वाइन करने से हमने फिर वेस्ट की तरफ बी वेक्टर को ज्वाइन किया, कंस्ट्रक्ट किया। उसके बाद थर्ड वेक्टर यानी कि सी वेक्टर को हमने सेकंड वेक्टर की जो हेड के साथ जो उसकी टेल है उसे ज्वाइन करने के बाद हमारे पास 40 किलोमीटर का सी वेक्टर है। उसी के बाद डी वेक्टर है हमारे पास जो है 30 किलोमीटर का, किस तरफ, साउथ ऑफ ईस्ट, यानी कि साउथ और वेस्ट के दरमियान जो है हमने उससे 60 डिग्री पर ड्रा करना है, तो 30 किलोमीटर का। तो उसी के बाद यहाँ पर हमने देखना है लास्ट वाले जो वेक्टर है उसके हेड और इनिशियल पॉइंट्स के बीच में कितना फासला है, उससे यहाँ पर हमने रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रा करने पर उसकी जितनी लेंथ होगी 20.9 किलोमीटर है, यानी कि यहाँ पर जो हमने लेंथ फाइंड आउट की है ये हमारा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है। इन चार वेक्टर्स का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास है 20.9 किलोमीटर। उसके बाद थर्ड नंबर प्रॉब्लम है। थर्ड नंबर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो अगर एक एरोप्लेन है फ्लाइज, वो एरोप्लेन उड़ रहा है 40 किलोमीटर, कहाँ पर, वेस्ट की तरफ। यहाँ पर देखिए ये वेस्ट है, यहाँ पर इस पॉइंट पर एरोप्लेन है, यहाँ पर उड़कर यहाँ पर जा रहा है वेस्ट की तरफ, सिटी ए टू बी, यानी कि यहाँ पर ए हमने सिटी ली है, यहाँ पर सिटी ए और यहाँ पर सिटी बी है। यहाँ से उड़कर यहाँ तक आप समझ लें ये लाहौर, और यहाँ पर कराची की साइड आते हुए यहाँ पर दो सिटीज़ के बीच में उसने 40 किलोमीटर, सपोज कर ले 40 किलोमीटर फासला तय किया है। उसके बाद 30 किलोमीटर, उसके बाद 300 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट की साइड, नॉर्थ ईस्ट की साइड, सॉरी नॉर्थ ईस्ट की साइड। फिर यहाँ से नॉर्थ ईस्ट इस तरफ से गुजर कर गया, यानी कि 300 किलोमीटर उसने और फासला तय किया, कहाँ तक, नॉर्थ और ईस्ट की साइड इस तरफ। तो उसके बाद वो कौन सी सिटी थी, सी सिटी। यहाँ पर नॉर्थ साइड जो थी, नॉर्थ ईस्ट साइड सी सिटी थी। तो वहाँ से फिर 100 किलोमीटर उड़कर गया कहाँ तक, डी डी की तरफ। तो डी कहाँ पर थी, नॉर्थ की तरफ।
तो नॉर्थ की तरफ डी यहाँ पर आया जब, तो डी सिटी से लेकर और ए सिटी के बीच में उससे कितना फासला लगेगा अगर वो वापस ए सिटी पर आना चाहे। तो यानी कि हम अगर कह सकें कि यहाँ पर ए और डी सिटी के बीच में उसे कितना फासला लगेगा अगर वो डायरेक्ट जाता है ए टू डी सिटी तक। ये नहीं कि ए बी सी इन यानी कि इन बीच वाली सिटीज़ को छोड़कर सीधा डायरेक्ट वहाँ पर जाता है डी सिटी पर वो एरोप्लेन, तो उसकी जो लेंथ होगी उससे डिस्प्लेसमेंट कितना लगेगा, तो वो हम फाइंड आउट करेंगे। कंसीडर कर लें यहाँ पर 400 किलोमीटर हम कंसीडर करेंगे 1 इंच के बराबर, क्योंकि हमने ये वाला भी जो है ग्राफ के थ्रू जो फाइंड आउट करना है, ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना था। आपको मालूम है पेपर स्क्रीन पर हम जो है इतने 400 किलोमीटर का ग्राफ नहीं बना सकते, इसलिए हम सुइटेबल स्केल के मदद से इसे इक्वल कर देंगे 1 इंच के बराबर। 400 किलोमीटर जो है 4 इंचेस के बराबर है, और 300 किलोमीटर जो है 3 इंचेस के बराबर, और 100 किलोमीटर 1 इंच के बराबर। यहाँ पर मैंने कंसीडर के लिए आपको पॉइंट दे दिया, यानी कि 100 किलोमीटर हम 1 इंच के बराबर कंसीडर करेंगे। तो आगे चलते हैं, हम इससे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखें हमने वैसा ही डायरेक्शंस ली हुई हैं, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ। यहाँ पर देखें तो अगर हमने ड्रा करें, हम अगर इसे ड्रा करें इन तीनों चारों सिटीज़ को ग्राफिकली, तो यहाँ पर हमने यहाँ इनिशियल पॉइंट है ए सिटी को अगर हम लें अगर इनिशियल पॉइंट, तो यहाँ से अगर एरोप्लेन उड़ान भर रहा है यहाँ तक बी सिटी तक, कहाँ तक, वेस्ट की तरफ। यहाँ पर हमें जो प्रॉब्लम्स में लिखा हुआ है वेस्ट की तरफ 400 किलोमीटर फ्लाई कर रहा है, तो 400 किलोमीटर हमें जो है 4 इंचेस में कंसीडर करना है। तो ए टू बी पॉइंट तक, बी सिटी तक वो उड़ान भर रहा है 4 इंचेस। उसके बाद फिर क्या है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ 300 किलोमीटर उड़ान भरेगा वही जहाज़ बी सिटी से लेकर सी सिटी तक, वो हम कंसीडर करेंगे 3 इंचेस के। उसके बाद सी से लेकर डी तक नॉर्थ की साइड 100 किलोमीटर जाता है, तो हम उसे कंसीडर करेंगे 1 इंच, यानी कि यहाँ तक तो एरोप्लेन पहुँचा कहाँ से, उड़कर यहाँ से, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया। लेकिन कह रहा है अगर डायरेक्ट ए पॉइंट से डी पॉइंट तक डायरेक्ट जाता है एरोप्लेन, तो उससे कितना फासला लगेगा उससे हम फाइंड आउट करेंगे। तो आप देखें यहाँ पर अगर जब हम फाइंड आउट करेंगे तो ग्राफिकली अगर जो रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रा करेंगे उसी की लेंथ जितनी होगी वही हमारे पास उसका जो रिजल्टेंट होगा। तो यहाँ पर देखें ए टू बी तक जब हमने रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रा किया, इसकी लेंथ हमारे पास 3.6 इंचेस आ रही है, 6 इंचेस। यानी कि अब जब इसको मल्टीप्लाई करें 100 के साथ हमारे पास कुछ इस तरह से आता है 364 किलोमीटर। यानी कि जब इसे मल्टीप्लाई कर दिया 3.6 इंचेस को 100 के साथ, तो उसका जो रिजल्टेंट आ रहा है हमारे पास उन्हें किलोमीटर्स में कन्वर्ट कर दें, 364 किलोमीटर आ रहा है किस तरफ, 31 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। यहाँ पर देखिए साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में, साउथ और वेस्ट के बीच में इसके बीच में जो लाइन यहाँ पर ड्रा की हुई है इसी की तरह कुछ लग रही है। यहाँ तक देखें, यहाँ ये जो रेड वाली कलर वाली जो लाइन है कुछ इस तरह से लग रही है, यानी कि साउथ और वेस्ट के जो दरमियान की वाली लाइन है ये 31 डिग्री बना रहा है। तो आपको मैग्नीट्यूड पता लग गया होगा इस वेक्टर की, 364 किलोमीटर है और डायरेक्शन 31 साउथ ऑफ वेस्ट है। तो उसके बाद जो 4 नंबर प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करेंगे, शो ग्राफिकली दैट, यानी कि हमारे पास ये दो रिजल्टेंट्स मिले हुए, इन्हें हमने ग्राफिकली प्रूव करना है कि ये दोनों सेम है, यानी कि इनके रिजल्टेंट्स सेम आ रहे हैं। तो अगर देखें ग्राफिकली प्रूव करना है, अगर देखें माइनस ए माइनस बी, माइनस ब्रैकेट ए माइनस बी इक्वल टू माइनस ए प्लस बी, ये दोनों रिजल्टेंट सेम होने चाहिए ग्राफिकली, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम एक वेक्टर लेते हैं बी वेक्टर लिया हमने कौन सी डायरेक्शन, यहाँ पर, यानी कि साउथ की डायरेक्शन जो लिया हमने वेक्टर ये पॉजिटिव में, इसी का हमने अपोजिट डायरेक्शन पर एक और वेक्टर लिया माइनस बी कहेंगे इस तरफ नॉर्थ की साइड।
उसके बाद अगर हम ए वेक्टर लें पॉजिटिव और बी उसी के बाद उसका अपोजिट वेक्टर लें -a उनकी अपोजिट डायरेक्शन पर, यहाँ पर जब इन्हें ग्राफिकली कंस्ट्रक्ट करें, इनको ऐड करें हेड टू टेल रूल के ज़रिए, यानी कि पहले हम यहाँ पर देखें इसे हमने क्या किया, पहले तो लेफ़्ट हैंड साइड ये वाला हम जो है पिक करेंगे, ये साइड इसे हम सॉल्व करते हैं लेफ़्ट हैंड साइड को। यहाँ पर देखें तो पहले हमने माइनस को छोड़कर ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हमने पहले ए वेक्टर को ड्रा किया, उसके साथ ही हेड टू टेल रूल के ज़रिए हमने पहले वेक्टर के हेड के साथ सेकंड वेक्टर की टेल को ज्वाइन किया, यानी कि बी वेक्टर को माइनस बी वेक्टर कौन सा है हमारे पास, ये वाला। इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, यहाँ से, ये देखें दोनों एक ही डायरेक्शन पर है, ए वेक्टर की डायरेक्शन सेम है। तो जब हमने इन्हें दोनों को ज्वाइन कर दिया ए और बी वेक्टर को, तो हमारे पास रिजल्टेंट मिल रहा है। रिजल्टेंट का आपको मालूम है इनिशियल पॉइंट और लास्ट वाले जो वेक्टर है उसके साथ ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होता है उसे रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। तो यहाँ से रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू ए माइनस बी इनका रिजल्टेंट वेक्टर है। लेकिन जब हमें मैग्नीट्यूड, यहाँ देखें वी नीड नेगेटिव रिजल्टेंट, सो वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। जब हमें नेगेटिव रिजल्टेंट मिलना चाहिए, ज़रूरत हो, तो हम उसकी जो डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। यहाँ से हम डायरेक्शन से चेंज कर रहे हैं, ये सेकंड वाला ये जो नीचे वेक्टर लगा हुआ है इसकी हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं रिजल्टेंट वेक्टर की। जब हमने इसकी डायरेक्शन चेंज की तो जाहिर सी बात है ए माइनस बी को जब अपोजिट कर दें तो वो उसकी, जैसे यहाँ पर इसे अपोजिट किया तो यहाँ पर माइनस आ गई, तो इससे जब अपोजिट करेंगे तो ये माइनस यहाँ पर आ जाएगी, यानी कि जो हमारे पास माइनस वाला अपोजिट रिजल्टेंट आएगा वो आएगा -a-b। तो उसके बाद अब हम यहाँ पर राइट हैंड साइड को पिक करते हैं, तो इसे ग्राफिकली डिज़ाइन करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो सबसे पहले -a हम वेक्टर लेंगे। -a वेक्टर हमारे पास इस तरह से है, ये देखिए, ये -a वेक्टर, ये देखें सेम है, उसी की तरह डायरेक्शन है -a की। इसकी भी -a की डायरेक्शन वेस्ट की तरफ है, इसकी भी हमने -a की वेस्ट की तरफ डायरेक्शन ली है। उसके बाद हमने +b वेक्टर लेना है। +b वेक्टर हमारे पास ये वाला है, इसकी डायरेक्शन नीचे यानी कि साउथ की तरफ है, तो साउथ की तरफ हमने यहाँ से कंस्ट्रक्ट कर दिया है वेक्टर b। अब इनका रिजल्टेंट हम देखेंगे, रिजल्टेंट इनिशियल पॉइंट टू फाइनल वेक्टर के हेड के साथ हम ज्वाइन करेंगे, तो हमें यहाँ पर ये मिल रहा है रिजल्टेंट वेक्टर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रिजल्टेंट की डायरेक्शन सेम, यहाँ पर सेम, यहाँ पर मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम। सो हम कह सकते हैं सो बोथ रिजल्टेंट्स आर इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो इसके बारे में यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। अगर कोई भी प्रॉब्लम समझ ना आ रहा हो तो आप कह सकते हैं, तो हम डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की जो है लिंक मिली हुई है, आप वो भी ज्वाइन करके वहाँ से क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो उसके बाद हम सेकंड जो प्रॉब्लम है यानी कि प्रॉब्लम नंबर 5 इसे डिफ़ाइन करेंगे। तो यहाँ पर डिफ़ाइन करने पर हम देखें तो गिवन वेक्टर्स मिले हुए हैं हमें A, B, C और D। यहाँ पर 4 वेक्टर्स मिले हुए हैं जो हमें फिगर्स में बताए जा रहे हैं। यहाँ पर A, B, C, D ये 4 वेक्टर्स है। तो हमने इन्हें ग्राफिकली कंस्ट्रक्ट करना है। कंस्ट्रक्ट किस तरीके से करना है, 4a यानी कि 4 को मल्टीप्लाई करना है ए वेक्टर के साथ। आपको पता है हमने एक टॉपिक पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विद अ नंबर। तो आपको पता है कि जब हम नंबर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होती। लेकिन यहाँ पर जब माइनस साइन है -3b यानी कि b वेक्टर को जब मल्टीप्लाई करना है -3 से, जब माइनस मल्टीप्लाई होगा -3 नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होगा उसकी जाहिर सी बात है डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो इससे कंस्ट्रक्ट करने के बाद आपको समझ आएगा कि अगर हमने यहाँ पर 4a लिया, 4a हमारे पास इतना सा है, तो हम जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 को a वेक्टर के साथ उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया 4a वेक्टर। उसके बाद -3b, यहाँ पर देखें b की जो डायरेक्शन थी इस तरफ है, यहाँ इस तरफ,
लेकिन यहाँ पर जो बी वेक्टर हमने ड्रा किया वो इस तरफ है, इस तरफ, ठीक है, यहाँ पर इस तरफ है, यहाँ पर इस तरफ है। तो इस किस वजह से, क्योंकि ये माइनस की साइन मिली हुई है, इसकी वजह से इसका अपोजिट डायरेक्शन बन गया, बी वेक्टर की अपोजिट वेक्टर बन गया। तो यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया, ए वेक्टर के साथ बी वेक्टर को ज्वाइन कर दिया। उसके बाद अब हम देखेंगे 2c प्लस 2d माइनस 2c प्लस 2d। यहाँ पर देखें माइनस की साइन है, यानी कि ये माइनस 2c भी हो जाएगा, माइनस 2d हो गया, यानी कि ये माइनस वाला पूरी ब्रैकेट को माइनस कर देगा, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमने सी डायरेक्शन, सी वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी अपोजिट लेंगे तो इस तरफ हो जाएगी। तो इससे जब ड्रा करेंगे बी वेक्टर से कहाँ तक, डी वेक्टर तक, यहाँ तक हमने ड्रा किया -2c। तो उसके बाद डी वेक्टर भी हमारे पास माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये वाली माइनस इस सारी ब्रैकेट को माइनस कर देगी। तो -2d, डी की डायरेक्शन भी, डी वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ थी, इसकी अपोजिट इस तरफ आ जाएगा ये वाला वेक्टर -2d। ये कंस्ट्रक्ट हो गया। अब इसका हम रिजल्टेंट देखेंगे, ये वाला रिजल्टेंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया ग्राफिकली। अब हम डिफाइन करेंगे बी पॉइंट, ए पॉइंट तो हमने डिफाइन कर दिया, कंस्ट्रक्ट कर दिया ग्राफ। अब बी वाला हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं ज़्यादा आपको समझाऊंगा नहीं, क्योंकि ग्राफिक्स का ये लास्ट वाला प्रॉब्लम था। मैंने 4 प्रॉब्लम्स तकरीबन समझाई हैं ग्राफिक्स के बारे में, वो आपको आई होप अगर समझ आई होगी तो ये वाला कंस्ट्रक्ट आप खुद कर पाएंगे, इसे डिफ़ाइन आप खुद कर पाएंगे। अगर ना क्लियर हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप मिला हुआ है, आप वो ज्वाइन करके वहाँ से क्वेश्चन अपना सॉल्व करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको ग्राफिकली तो कंस्ट्रक्ट कर दिया है, लेकिन आपने अब इसे डिफाइन खुद करना है। अगर ना समझ में आए तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। अब प्रॉब्लम नंबर 6 है। प्रॉब्लम नंबर 6 को डिफाइन कैसे करते हैं, इससे हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये मुश्किल नहीं है, क्योंकि पहले जो ग्राफिकली प्रॉब्लम्स थे वो हमने सॉल्व किया। अब जो है न्यूमेरिकली हैं जो कि हम सॉल्व करने वाले हैं, वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हालांकि ग्राफिकली थोड़ी मुश्किल से हो सकती हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स जो होती हैं वो मुश्किल नहीं होते। लेकिन जैसा कि आप समझ सकते हैं कि हर प्रॉब्लम को समझने के लिए उसके डेटा को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा। तो फॉलोइंग फोर्सेस एक्ट ऑन अ पार्टिकल, यहाँ पर हमने एक पार्टिकल लिया है, यहाँ पर 4 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। कौन कौन सी, F1, F2, F3, F4, ये वाली 4 फोर्सेस एक पार्टिकल बेचारे पर एक्ट कर रही हैं। वो हमने देखना है कि उनका रिजल्टेंट फोर्स कितना है, उस पार्टिकल को खींचने में या उसको डिस्प्लेस करने में उसकी 4 फोर्सेस का रिजल्टेंट कितना है। यानी कि अगर एक मिसाल है, ये एक देख लें, एक पत्थर पड़ा हुआ है, सपोज़ कर लें ये एक पत्थर है, ये बहुत भारी है, ये कोई उठा नहीं पा रहा, तो आप 4 लड़के लेके आते हैं, उन्हें कहते हैं ये हमें उठा कर दो। तो वो 4 जने जब इस पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे इसे उठाने के लिए, तो वो उनकी जो फोर्स होगी रिजल्टेंट, यानी कि उन चारों की जो फोर्स को हम जब मिलाएंगे वो हमारी रिजल्टेंट फोर्स होगी। उससे हम उसके बाद पहला जो हमें मिला हुआ है यानी कि रिजल्टेंट फोर्स हमने काउंट करनी है। उसके बाद दूसरा बी ऑप्शन मिला हुआ है कि हमने उसी रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड, तो हमारे पास फार्मूलेस 2 हैं, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स को मालूम करने के लिए हमारे पास होता है एफ आर, आर हमेशा रिजल्टेंट होता है। तो हम ये भी लिख सकते हैं एफ आर इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। इन तीनों को, चारों को हम ऐड कर देंगे कॉमनली, जैसे हम अर्थमेटिक एडिशन के करते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे कि दूसरा हमें फार्मूला मिला हुआ है कि मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं। F इज इक्वल टू √x² प्लस y² प्लस z², यानी कि x की जगह पर यहाँ पर इनके जब कंपोनेंट्स निकलेंगे, इन्हें ऐड करने पर जो कंपोनेंट्स निकलेंगे उन्हें हम इसमें पुट कर देंगे। तो आगे चल के आपको समझाता हूँ कैसे होगा। तो अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले f, यानी कि f हमारे पास जो शो कर रहा है वो है रिजल्टेंट फोर्स f। तो f इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने F1, F2, F3, F4, यहाँ पर चारों सीक्वेंस वाइज हमने
फोर्सेस रखती हैं। अब इन्हें हमने ऐड करना है, एडिशन जैसे हम करते हैं अर्थमेटिक में। तो जब हम इन्हें करेंगे ऐड तो देखें 2i और 4i कितने होते हैं 6i, उसके बाद ये 1 यानी कि 7i। तो 7i से जब माइनस करेंगे 5i तो हमारे पास 2i बच जाएंगे। उसके बाद हमारे पास है 3j प्लस 4j, ये यानी कि प्लस के जो जे कंपोनेंट्स है कितने हैं 4, ठीक है। उसी के बाद -2j -3j, माइनस के कितने कंपोनेंट्स हैं 5, 4 में से 5 के माइनस का 1j बच जाएगा। 1 हम लिखते नहीं हैं तो j लिखेंगे सिर्फ। उसके बाद -5 के और -2 के, ये कितने हुए माइनस के 7 के हो गए, लेकिन प्लस के जो हैं प्लस के भी 3 के, प्लस के 4 यानी कि प्लस के 4 के हो गए। -7 और -7 और +7 को जब हम ऐड करेंगे तो माइनस प्लस कट जाएंगे, तो ये यानी कि हमारे पास 0 बच जाएगा। तो 2i - j, यहाँ पर हमें सिर्फ इसकी जो रिजल्टेंट फोर्स मिली है वो दो कंपोनेंट्स में मिली है। कौन कौन सी 2i - j। तो यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स मिल गई। अब हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड का आपको फार्मूला मैं पहले से बता चुका हूँ। तो यहाँ पर देखिए F = √2², यानी कि यहाँ पर i कंपोनेंट्स हम इसमें नहीं रखते। तो उसके बाद हम देखेंगे, क्योंकि उसका आपको पता है यूनिट वेक्टर, ये कंपोनेंट्स, ये यूनिट्स वेक्टर्स हैं। यहाँ पर यूनिट वेक्टर्स हमेशा 1 होता है। 1 को मल्टीप्लाई जब 2 के साथ करेंगे वही भी आंसर वही रहेगा। इसके लिए हम इन्हें यहाँ पर रूट में मैग्नीट्यूड में नहीं लिखते। तो 2² प्लस -1, यानी कि ये फार्मूले का प्लस है, लेकिन यहाँ पर -1 का यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ पर -1² लिखेंगे। उसके बाद +0², यहाँ पर मतलब इसका कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर 0² लिख देंगे z कंपोनेंट पर। उसके बाद जब देखें 2 का स्क्वायर निकालें तो 4, उसके बाद -1 का स्क्वायर जब निकालेंगे +1 हो जाएगा। आपको मालूम है जब -1 को मल्टीप्लाई करें -1 के साथ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, आपको मालूम है। उसके बाद जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस होगा, तो और 1 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1 हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पर -1 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 1 होता है। 4 + 1 हमारे पास है √5 रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल आया, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स के मैग्नीट्यूड क्या है √5। तो यहाँ पर हमने जो दोनों ऑप्शन से डिफाइन कर दिया है, सॉल्व कर दिए हैं, यानी कि हमने रिजल्टेंट फोर्स मालूम कर दिया, उसके बाद रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड। अब हम प्रॉब्लम नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो इसे डिफाइन करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए आप देखिए यहाँ पर हमें कितने वेक्टर्स मिले हुए हैं 3 वेक्टर्स, हमेशा की तरह कहीं 2 कहीं पर 3 कहीं पर 4 वेक्टर्स मिले होते हैं। यहाँ पर हमें वेक्टर ए मिला हुआ है, बी मिला हुआ है और सी वेक्टर मिला हुआ है। इन्हें हमने फाइंड जब करना है, इन्हें जो न्यूमेरिकल्स में यूज़ करना है, यानी कि पहला ए बी सी, यहाँ पर चारों हैं। यहाँ पर एक और भी ऑप्शन है जिसे मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, तो उससे मैं लिखता हूँ डी ऑप्शन, यानी कि डी ऑप्शन को भी हमने सॉल्व करना है। तो वो क्या है, तो जो मैंने यानी कि डी वेक्टर नहीं लिखा था, यानी कि डी ऑप्शन जो हमने फाइंड करना था वो नहीं लिखा था, तो अब मैंने लिख दिया कि हमें एक ए यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो कि पैरेलल है किसके 3a - 2b + 4c वेक्टर के। यानी कि जब हम इससे फाइंड करेंगे, इसी के जो पैरेलल है हमारे पास ए यूनिट वेक्टर है। तो जब हम फाइंड सबसे पहले सॉल्व करेंगे वो है 2a - b + 3c, इसे हम पहले सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम देख सकते हैं कि हमें मिला हुआ है पहला, यानी कि ए वेक्टर की वैल्यू यहाँ पर रखी और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ए वेक्टर की वैल्यू ये वाली है 3i - j + -4k। इस सारी ब्रैकेट को जब मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ऐसा आएगा। 2 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 6i, उसके बाद 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2j, और 2 को मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो आएगा -8k। उसके बाद
बी, यानी कि हमारे पास तो बी वेक्टर मिला है, लेकिन माइनस बी वेक्टर हमने फाइंड करना है। तो माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे इस सारी ब्रैकेट के साथ, यानी कि बी वाले वेक्टर के सारे वैल्यू के साथ हम माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस को जब 2i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2i आ जाएगा, -2i, और माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो -4j आ जाएगा। और आपको मालूम है कि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है जब मल्टीप्लाई की जाए। तो माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई किया तो +3k। उसके बाद यहाँ पर सी वेक्टर है, सी वेक्टर यहाँ पर हमें मिला हुआ है, इसे हमने मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, यानी कि सी वेक्टर की जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, 3 के साथ है। अब 3 को मल्टीप्लाई 1 के साथ करें 3 आ जाएगा। उसके बाद 3 को मल्टीप्लाई करें 2j के साथ 6j आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन है। 3 को 1 के साथ 3 1, यानी कि यहाँ पर 1 होता है ना, यहाँ पर 1 को मल्टीप्लाई करें तो 3 ही आएगा, ये देखिए। उसके बाद आपको मालूम है जब इनको हमने क्या करना है, एडिशन, यानी कि जैसे भी हम सिंपली तरीके से एडिशन करते हैं, जब हम इन्हें एडिशन करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो इनको ऐड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 7i - 8k। तो हमने ये कैसे ऐड किया तो आपको थोड़ा सा सेंस में दे देता हूँ, यानी कि यहाँ पर हमने तीनों जो वैल्यूज़ है वो रख दी, जो यहाँ पर आंसर्स हमें मिले थे यहाँ से और ये वाले। तो इन्हें जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 6i और 3i, ये दोनों प्लस के हैं, तो इन्हें जब ऐड करेंगे तो हो जाएंगे 9i। और माइनस का 2i है, तो इसे जब कट आउट कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास 7i प्लस का बच जाएगा। और यहाँ पर -4j -2j, यानी कि माइनस के कितने j हो गए, 6, और यहाँ पर 6 प्लस का है तो ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर मैंने ख़त्म कर दिया। और यहाँ पर देखें माइनस का 8k है और माइनस का 3k, यहाँ पर ये जब ऐड होंगे माइनस के 11k हो जाएंगे और प्लस का 3k है, तो यहाँ पर हम इन्हें कट कर सकते हैं, माइनस का 8k हमारे पास मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, यानी कि जे कंपोनेंट का हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है, वो ज़ीरो होता है। 7i - 8k हमारे पास किसकी एडिशन आई है, इस वाले की एडिशन हमारे पास ए वेक्टर की यहाँ पर एडिशन आ गई है। तो यानी कि जो ए हमने फाइंड करना था वो हमें मिल गया। अब हम बी को फाइंड करेंगे। बी को फाइंड करने के लिए जो हमें मिली हुई है, क्वेश्चन मिला हुआ है मॉड्यूल a + b + c। हमने जो सबसे पहले देखना है ए बी और सी वेक्टर्स को आपस में ऐड कर देंगे। ऐड कैसे करेंगे, ऐड करने के लिए यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये वाले देखें a + b + c, यहाँ पर हमने तीनों ब्रैकेट्स रख दिए, तीनों वेक्टर्स की वैल्यूज़ रख दिए, इन्हें हम ऐड करेंगे। नॉर्मली तौर पर कैसे होते हैं आपको समझ, यहाँ पर मैंने समझा दिया था कैसे हो सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। इसका मैं आंसर सिर्फ लिख देता हूँ। तो यहाँ पर हमें जो इनका आंसर मिला है वो मिला है, जो एडिशन आंसर मिला है वो आया है 2i + 5j - 8k। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो 2 को हम इस वाले फार्मूले में रखेंगे। तो आपको फार्मूले का तो पता है, मॉड्यूल या मैग्नीट्यूड को जब निकालते हैं तो वो हमारे पास है √x² + y² + z² होता है। यहाँ पर x, y और z, ये वाले x की वैल्यू, ये y की, ये z की। तो यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 2² + 5 y की बजाय, तो 5² और 8 - 8 z की जगह। तो इनका जब हम मॉड्यूल निकालेंगे तो 2 का कितना होगा, 2 × 2, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और 8 का स्क्वायर यानी कि माइनस में है, तो माइनस का जो है हम निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो यहाँ पर हमें इन्हें ऐड करने के बाद जो आंसर मिला है वो है 93। तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड निकला है बी वाले ऑप्शन का वो हमारे पास है 93। तो अब सॉल्व करते हैं सी वाला, सी यानी कि मॉड्यूल 3a - 2b + c, ये वाला हम सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए अब देखते हैं, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं मॉड्यूल तो हम यानी कि मैग्नीट्यूड बाद में निकालेंगे, सबसे पहले इससे फाइंड आउट करेंगे। ये बीच वाले 3a - 2b
+4c को फाइंड आउट करेंगे। इससे फाइंड आउट करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई किया ए वेक्टर के साथ, ए वेक्टर की जो वैल्यू हमें पहले मिली हुई थी उससे मल्टीप्लाई किया है 3 के साथ, और यहाँ पर -2 जो है मल्टीप्लाई किया है बी वेक्टर यानी कि बी वाली सारी ब्रैकेट के साथ, और 4 को मल्टीप्लाई करना है सी वेक्टर वाली पूरी ब्रैकेट के साथ, यहाँ पर जो हमें पहले वैल्यूज़ मिली हुई थी। तो यहाँ पर देखते हैं कि अब हम 3 को 3i के साथ मल्टीप्लाई करें 9i, उसके बाद 1 यहाँ पर होता है, तो 3 × 1 -3j, उसके बाद 3 को 4 के साथ -12k, इसी के साथ माइनस इंटू माइनस। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये लिखा होता है, सिंपल अर्थमेटिक रूल होते हैं, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर जब हम मल्टीप्लाई करें माइनस को माइनस के साथ, या प्लस का हो जाएगा 4 × 4 +4i, और यहाँ पर माइनस का है तो यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर हम देखेंगे -8j हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो ये 8j माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 × 3 6k। उसके बाद यहाँ पर देखें 4i हो जाएगा, 8j हो जाएगा प्लस का, और माइनस का 4k हो जाएगा। इनका जब एडिशन सब्सट्रैक्शन करते हैं तो एडिशन सब्सट्रैक्शन करने के बाद हमें मिल रहा है 17i -3j -10k। तो हमें जो ये वैल्यू मिल गई है, यानी कि इससे हमने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड फाइंड करना, मॉड्यूल फाइंड आउट करना है, तो वो ये हमारे पास फार्मूला ऑलरेडी होता है। तो फार्मूला जो हमारे पास होता है वो होता है √x² + y² + z²। तो हमारे पास ये x है, y और ये z है। तो x की बजाय हमने 17 रखा, y की जगह हमने -3 रखा, और 10 जो है z की जगह रखा। तो आपको मालूम है कि हम जब इन्हें रख रहे हैं स्क्वायर होल स्क्वायर में, तो इनकी जो होल स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, वो होगा 17 का 289, उसके बाद -3 का +9 आ जाएगा, और -10 का जो है वो 100 प्लस में आ जाएगा। तो माइनस का तो आपको मालूम पड़ गया होगा, माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस में हो जाएंगे। तो यहाँ पर इनको जब ऐड किया तो यहाँ पर आया है 398 अंडर रूट। तो इसका जो हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड है, जो रिजल्टेंट मिला है, जो यानी कि रिज़ल्ट हमें मिला है, आंसर मिला है, वो है ये वाला। तो यहाँ पर हमने डी अब फाइंड करना है, जो पहले वहाँ पर नहीं लिखा था, वो भूल गया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर अब डी ऑप्शन सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो यानी कि ए वेक्टर है हमारे पास, ए यूनिट वेक्टर है जो पैरेलल है किसके, इसके। यहाँ पर जो हमने ये वाली वैल्यू निकाली है इसी के पैरेलल है, तो इसी के पैरेलल है, यानी कि ये इसकी वैल्यू सेम है यूनिट वेक्टर की, और इसकी जो वैल्यू है ये सेम है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हमारे पास फार्मूला होता है यूनिट वेक्टर का, यानी कि ए अगर यूनिट वेक्टर है तो उसका फार्मूला होता है फाइंड आउट करने का ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। यानी कि ये सपोज कर ले ये हमारा एक ए वेक्टर है, ये वाला जो वेक्टर है इसे हम ए वेक्टर कहते हैं। ये सारा नाम देने की बजाय हम सिर्फ इसे ए वेक्टर कहते हैं। जब ए वेक्टर कहेंगे उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये वाला उसका मैग्नीट्यूड होगा, और ये वाला ए वेक्टर है इसका ये वाला मैग्नीट्यूड होगा। तो हम इसी में पुट कर देंगे। ये आप कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं ए मैग्नीट्यूड, और इसे कह सकते हैं ए वेक्टर, इसे हम कहेंगे ए वेक्टर। ये वाली जो हमें आंसर मिला हुआ है ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। यहाँ पर हम पुट कर देंगे इसी वाले आंसर्स को। तो यहाँ पर अगर फार्मूले में पुट करें ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने जो रखा है यहाँ पर ये वाला ए वेक्टर, और नीचे जो हमने रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ किसका, यहाँ इसका जो मैग्नीट्यूड होगा सेम इसी का मैग्नीट्यूड नीचे रखेंगे, ये हमारे पास यूनिट वेक्टर आ गया। यही आंसर है डी का। ओके, अब हम डिफ़ाइन करने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 8। तो इसे डिफ़ाइन करने के लिए आपको मालूम होगा कि कुछ महीने पहले कराची के साहिल पर एक शिप फंस गई थी, तो उससे निकालने के लिए कुछ बोट्स आई थी और मशीनरीज, हैवी मशीनरीज आई और उसे खींचकर समुंदर में ले गए। बिल्कुल उसी की तरह का एक क्वेश्चन है कि अगर एक शिप जो फंस गई होगी तो उससे 2 टग बोट्स हैं जो खींच रही हैं, तो वो जो एक्सर्ट फोर्स कर रही हैं वो
6000 न्यूटन की है, यानी कि ए बोर्ड और बी बोर्ड दोनों 6000, ये भी 6000, ये भी 6000 का फोर्स एग्जर्ट कर रही हैं। तो जाहिर सी बात है अगर एक जो बोर्ड खींच रही होगी वो कैसे खींच रही होगी, वो किसी ना किसी चीज़ के साथ टोचन की होगी या कनेक्ट की होगी, ज्वाइन की होगी। तो वो रस्सी हैं, रोप्स हैं, यानी कि दोनों जो टग बोर्ड्स हैं वो ज्वाइंट हैं रोब्स के साथ। तो उन दोनों रोब्स के बीच में जो एंगल बन रही है वो 60 डिग्री है। तो हमने कैलकुलेट करना है रिजल्टेंट फोर्स उस शिप पर। अगर एक मिसाल पर यहाँ पर ये एक एग्जाम्पली तौर पर यहाँ पर एक ये शिप है और इससे इस तरफ से एक और इस तरफ से एक ये वाली टग बोट खींच रही है और एक ये वाली टग बोट खींच रही है। इनके बीच जो एंगल है वो है 60 डिग्री। तो हमने देखना है इन दोनों का जो फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स है, ये F1 है, F1, ये F2 है। यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स हमने देखना है, इससे खींचने के लिए जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है वो कितना है। तो इससे हम डिफाइन करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास एक लॉ ऑफ कोसाइन होता है, फार्मूला जो आपने सुना होगा लास्ट वीडियो यानी कि पहली वीडियोस में मैं डिफाइन कर चुका हूँ लॉ ऑफ कोसाइन। तो यहाँ पर देखें उसी लॉ ऑफ कोसाइन में हम देखेंगे मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे एफ वेक्टर यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर जब निकालेंगे वो हमारे पास फार्मूला कुछ इस तरह से होता है, रूट F1 स्क्वायर यानी कि F1 का स्क्वायर लेंगे और F2 सेकंड वाले फोर्स का भी स्क्वायर लेंगे और उसे ऐड करेंगे 2 मल्टीप्लाई करेंगे F1 F2 कॉस थीटा। यहाँ पर एंगल हम ये वाली रखेंगे। तो अगर हम इसे रखते हैं 6000 स्क्वायर और 6000 स्क्वायर, यहाँ पर F1 की, यहाँ पर F2 की वैल्यू, यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई करेंगे F1 और F2 के साथ और यहाँ पर cos 60 डिग्री एंगल रख दी। तो अगर हम जब इनका स्क्वायर रूट और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो ये वाला हमारे पास आएगा। इसका जो हम अंडर रूट निकालेंगे वो आएगा ये वाला, आएगा 10392 न्यूटन। ये हमारे पास जो है दोनों फोर्स से, दोनों टग फोर्स का जो फोर्स है वो ये वाला हमारे पास रिजल्टेंट है, यानी कि इससे खींचने के लिए ये वाला सिर्फ लग रहा है। लेकिन वैसे देखिए इन दोनों फोर्सेस का कितना हुआ 6000 6000 12000, लेकिन ये एग्जैक्ट कितना कर रही हैं 10392। किस वजह से, किस वजह से कि एंगल है, एंगल बना रही हैं, इनके बीच में एंगल है। अगर ये पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल होंगी ना, ये बिल्कुल पैरेलल होगी, इनके बीच में एंगल नहीं होगी तो फिर इनकी जो एडिशन होगी वो सिंपली तरीके से 12000 ही होगी। अब उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 5 हम सॉल्व करेंगे, यानी कि द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स P एंड Q। दो पोजीशन वेक्टर्स हैं हमारे पास P और Q का, जो गिवन हमारे पास R1 यानी कि ये वाला, R2 ये वाली वैल्यू मिली है और डिटरमाइन हमने करना है PQ इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगल और यूनिट वेक्टर्स, यानी कि हमने इन्हें हम रेक्टेंगल और यूनिट वेक्टर्स की में डिफ़ाइन करना है, उनकी मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो है यूनिट रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स में डिफ़ाइन करने के लिए पी क्यू इज इक्वल टू R2 माइनस R1 कर देना है, R2 को माइनस कर देना है R1 से। तो यहाँ पर पी क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर जब माइनस के इसी सारे ब्रैकेट से के साथ माइनस मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर जो आएगा आंसर वो आएगा 4i माइनस 3j प्लस 2 के माइनस 2i माइनस 3j प्लस के। तो यहाँ पर देखेंगे अगर 4i प्लस का है माइनस 2i यहाँ पर माइनस का है, यानी कि प्लस का 2i बच जाएगा, और माइनस 3j यहाँ पर है तो माइनस 3j यहाँ पर भी है तो माइनस का 6j हो जाएगा। यहाँ पर 2 के प्लस का है, यहाँ पर प्लस का 1 के है तो यहाँ पर ऐड करें तो 3 के प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास निकल आया क्या, ये वाला रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर, यानी कि हमने जो टर्म्स जो फाइंड करना था रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स में ये वाला निकल आया। तो उसके बाद हमने फाइंड करना है मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर इन्हें हम अगर पुट करते हैं, इसमें मैग्नीट्यूड वाले फार्मूले में आपको पहले भी प्रॉब्लम्स में समझा चुका हूँ। तो ये वाला फार्मूला होता है रूट, तो यहाँ पर हमने रूट 2 स्क्वायर प्लस माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और माइनस 6 का हो जाएगा 36, माइनस 6 माइनस का आपको मालूम है जब माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 36 माइनस 6 का आ जाएगा और 3 का
स्क्वायर आएगा 9। तो इनको जब ऐड करेंगे यहाँ पर हमारे पास 49 √49 जो आएगा आंसर। उसी के बाद जब रूट को हम ख़त्म करेंगे, ये वाला रूट ख़त्म करेंगे तो इसका स्क्वायर भी लेंगे तो हमारे पास 7 आंसर आ जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आए होंगे सारे प्रॉब्लम्स। अगर कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, और फर्दर जो प्रॉब्लम्स है वो मैं डिफ़ाइन करूँगा इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कह सकते हैं। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। थैंक यू।